Start with a new chapter, that is chapter number 4 of history. So we are starting with chapter number 4 of history, and this chapter is known as Sir Syed Ahmad Khan. Now, who was Sir Syed Ahmad Khan? Sir Syed Ahmad Khan was a Muslim reformer, and uh, unlike the other reformers that we have already studied, like the religious reformers, namely Shah Waliullah, Syed Ahmad Barelvi, Haji Shariatullah, Titu Mir, Mohsinuddin. Unlike all those religious reformers, Sir Syed Ahmad Khan was more like an educational reformer, a social reformer, a reformer who wanted to reawaken the Muslims of subcontinent. So this was the person Sir Syed Ahmad Khan. Now Sir Syed Ahmad Khan, if I am calling him a reformer, I am calling him a social reformer, social and political. You'd ask why I'm calling him a reformer. सवाल ये उठता है कि हम इन्हें रिफॉर्मर क्यों कह रहे हैं? हु इज अ रिफॉर्मर? रिफॉर्मर होता कौन है जो रिफॉर्म्स लेकर आए? रिफॉर्म्स का मतलब है यहाँ पे मे बी कोई अच्छा काम किया होगा इन्होंने। सही है, किसके लिए किया? सोसाइटी के लिए किया है और पॉलिटिक्स के लिए किया है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया है, मुस्लिम सोसाइटी के लिए किया है, और मुसलमानों को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं उन्हें सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर। ये किस टाइमलाइन की बात हो रही है, जरा उस टाइमलाइन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम सर सैयद को बहुत डिटेल से समझ सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड, जहाँ पे हमारा लास्ट सेशन खत्म हुआ था हिस्ट्री का, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। Recall that we had studied something known as War of Independence 1857। ठीक है, आपको एक पूरी वॉर पढ़ाई थी, उसके सारे रीजंस पढ़ाए थे, और बताया था कि ये जो वॉर थी ये इंडियंस इसमें फेल हो गए थे। व्हाट हैपेंड देन? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जब इंडियंस इस वॉर में फेल हो गए? इसका मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबल टू डिफीट द इंडियंस एंड वाज एबल टू रीइंस्टेट देयर अथॉरिटी इन इंडिया। भाई क्यों लड़ रहे थे इंडियंस? इंडियंस इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि इंडियंस चाहते थे कि अंग्रेज मुल्क से बाहर निकल जाएं। इंडियंस ये समझते थे कि अंग्रेज बाहर से आए हैं और इसीलिए ये जो मुल्क है इंडिया वालों का है, और इंडिया वालों को अपने मुल्क को चलाने की अथॉरिटी होनी चाहिए, और इसलिए वो स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो लड़ रहे थे कि अंग्रेज मुल्क से चले जाएं। काफी इलाकों में जंग हुई, लेकिन अल्टीमेटली द ब्रिटिश वर एबल टू crush all the crush and suppress all those rebellions in different areas of India and were able to reinstate their authority। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या इंटरफेरेंस किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की, और इसे हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसे हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन, यानी कि क्वींस अनाउंसमेंट। उस जमाने में जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया ने एक अनाउंसमेंट की। इस अनाउंसमेंट के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हिंदुस्तान में ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतनी मेहनत से रूल कर रही थी हिंदुस्तान में, उस रूल को ख़त्म कर दिया गया। याद करें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि हिंदुस्तान आई थी ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करते करते इतना पैसा आया, पैसे के बाद इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता गया दैट दे अल्टीमेटली बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया। सो इमेजिन अ कंपनी, a private trading company, a private group of people who came to India merely for trading, later on went on to become the rulers of India। अब ये लोग हिंदुस्तान के रूलर्स बन गए थे, इतने अरसे इन्होंने रूल किया हिंदुस्तान में। रूल करने के बाद 1858 में इतना सब कुछ ये रिफॉर्म्स लेकर आए। एजुकेशन का सिस्टम ये लेकर आए,
करेंसी ये लेकर आए, यहाँ पर रेलवे सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। सब कुछ करने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से अपराइजिंग हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से ब्रिटिश का इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि इंडिया में मौजूद जितने भी इंडियंस हैं, खासतौर पर मुगल्स, उन मुगल्स का भी रूल हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब इंडिया में कोई भी इंडियन रूलर हुकूमत नहीं करेगा, बल्कि अब किसका रूल स्टार्ट होगा? अब जो रूल स्टार्ट होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब किसका रूल स्टार्ट हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हो रहा है। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल? The British East India Company was a private trading company which had made its colony in India and it was ruling over here. While the British government's rule, in other words, mean that the British king or queen would be ruling India. Just like the British king and queen rule over England, they rule over United Kingdom, they rule over Australia, Canada, South Africa. Similarly, they would now be proclaimed as the Queen and King of India. क्या कह रहा हूं मैं? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल का मतलब ये है कि अंग्रेज जिस तरीके से अपने मुल्क में हुकूमत कर रहे थे, डिफरेंट कॉलोनीज में हुकूमत कर रहे थे, अब इसी तरीके से हिंदुस्तान को भी अपनी कॉलोनी समझेंगे और हिंदुस्तान को अपनी पोजेशन समझेंगे। और जैसे कि उनके बादशाह और मलका होते हैं, वैसे ही वो ही लोग इंडिया वालों के भी बादशाह और मलका होंगे। इंडिया वालों का कोई अपना किंग या क्वीन नहीं होगा। So this is also known as, in the book, according to the book, this is also known as the British imperial rule, and in some of the books it is also written as the British Raj in India. This time period is from 1858 till 1947. 1947 में फाइनली पाकिस्तान और इंडिया बन गए थे और आज़ाद हो गए थे। अब ये रूल स्टार्ट हो रहा है, एक नया रूल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो रहा है। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्रोमिसेस की गई, कुछ वादे किए गए। वो वादे क्या थे? क्वीन विक्टोरिया के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 10 साल के बाद नया रिफॉर्म लाया जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? दैट आफ्टर every 10 years there would be a new set of reforms in India. हिंदुस्तान में नए रिफॉर्म्स को लाया जाएगा। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि हर 10 साल के बाद कुछ ना कुछ कानून के अंदर ऐसी चेंजेस की जाएंगी, ये देखते हुए कि पिछले कानून में लोग खुश थे या खुश नहीं थे। लोगों की नीड्स को देखते हुए, लोगों की डिजायर्स को देखते हुए, लोगों के जो बदलते हुए डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए नए कानून हर 10 साल के बाद लेकर आएंगे। मेरा सवाल है आपसे कि एक अच्छा काम कैसे है? ये अच्छा काम इस तरीके से है कि 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल जाती है ना? एक जैसी चीजें नहीं रहती। अब अगर एक जैसी चीज नहीं रहती तो जाहिर सी बात है एक ही तरीके का लॉ हमेशा तो नहीं चल सकता। इसका मतलब ये होगा कि वक्त के साथ साथ आपको डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने चाहिए, वक्त के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि लोगों की क्या विशेज हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या नीड्स हैं, उन्हें भी पूरा करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने ये वादा किया कि हर 10 साल के बाद वो लोग नए रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। इसलिए भी ताकि अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करते रहें, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करते रहें। ऐसा ना हो कि आइंदा फिर से कोई अपराइजिंग हो जाए। The British knew that they were not prepared for any other uprising in the future. They wanted to avoid any other uprising in the future. वो चाहते थे कि आइंदा किसी भी इस तरीके की अपराइजिंग को प्रिवेंट कर सकें, तो पहले से ही कोशिश कर रहे थे कि अच्छे अच्छे कानून बनाते रहें और कोई गलती ना करें ताकि लोग उनसे खुश रहें। जितने लोग उनसे खुश रहेंगे उतना लंबा अरसा ये लोग यहाँ पे रूल कर सकेंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश ने दोबारा से उस निज़ाम को मज़ीद
लॉ का हिस्सा बना दिया, जिस निज़ाम का नाम था ICS, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, लेकिन पूरा यकीन है आप लोग भूल गए होंगे, तो आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन सिविल सर्विस वो निज़ाम था जिसके मुताबिक द इंडियंस कुड पार्टिसिपेट इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया किसका मुल्क है भाई? इंडिया वालों का है। लेकिन हुकूमत कौन कर रहा है? हुकूमत अंग्रेज कर रहे हैं। अगर अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, सिविल ऑफिसेज होंगे, मिलिट्री ऑफिसेज होंगे, इन सब के अंदर अथॉरिटी किसकी होगी? ब्रिटिश की होगी। तो ब्रिटिश ने आके कब्जा कर लिया है इधर, और वो इंडिया वालों से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने ही मुल्क में, अगर तुम्हें इंडिया में ही, अगर आपको कोई ना कोई पार्टिसिपेट करना है मिलिट्री में, या आपको पार्टिसिपेट करना है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको इस निज़ाम के तहत आना होगा जिसका नाम है ICS, इंडियन सिविल सर्विस। इस निज़ाम के तहत एग्जाम होगा, और जो भी एग्जाम को पास करेगा, और ये एग्जाम भी किस जबान में होगा? ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो भी इस एग्जाम को पास करेगा वही इस काबिल होगा कि उसे मिलिट्री में जगह मिलेगी, या वही इस काबिल होगा कि उसे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यानी कि इस वक्त तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया। अंग्रेज जो स्कूल्स लेकर आए थे, वो स्कूल्स में कौन सी तालीम दी जा रही थी? वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी। अंग्रेज जो एग्जाम लेकर आए वो भी इंग्लिश जबान में होगा, और इंग्लैंड जाके होगा। ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बल्कि इंग्लैंड जाके आपको ये इम्तिहान देना था। अब देखो यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इम्तिहान अंग्रेजी जबान में होगा और इंग्लैंड जाके होगा, कितने इंडियंस होंगे? मुझे एक आइडिया दें, कितने इंडियंस होंगे जो कि इस काबिल होंगे कि इंग्लैंड जाएं और अंग्रेज और इम्तिहान को पास करें? आपका जवाब होगा सर ना होने के बराबर। क्यों? भाई नया नया ये रूल शुरू हो गया ब्रिटिश का। आज तक इंडिया और पाकिस्तान बने हुए इतना अरसा हो गया, आज तक पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती होगी। उस जमाने में सोचें कितने कम परसेंटेज होगी उन लोगों की जिन्हें इंग्लिश आती होगी। इजंट इट? तो इससे पता चलता है कि बज़ाहिर तो ब्रिटिश ने बहुत अच्छी चीज़ ये की थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया वालों को गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन देंगे, लेकिन हकीकत ये दिख रही है, आपको साफ साफ दिख रही है कि इंडियंस को इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तब भी अंग्रेजी होंगे, इंडियंस तो बहुत ही कम आएंगे। वो लोग आ सकेंगे जो प्रिविलेज्ड क्लास के होंगे, जो स्कूल अफोर्ड कर सकते होंगे, जो इंग्लैंड जाना अफोर्ड कर सकते होंगे, वही लोग ये सारी चीजें पास करेंगे और फिर इसका पार्ट बनेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बैकग्राउंड हमें समझ में आ रहा है। इस सब के दौरान जो हिंदू कम्युनिटी थी, उसने अपने आप को फौरन चेंज कर लिया। हिंदू कम्युनिटी ने क्या किया? हिंदू कम्युनिटी ने बहुत जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, इन इस नए माहौल को, इन नई चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे थे? उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया, हिंदू कम्युनिटी ने, कि अंग्रेज ही हमारे नए बादशाह हैं, और जैसा ये बादशाह कहेंगे वैसे ही करना होगा। ये बादशाह कह रहे हैं अंग्रेजी जबान पढ़नी है तो हम अंग्रेजी जबान पढ़ेंगे। ये बादशाह कह रहे हैं कि आपको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में जाना है तो हम वो भी करने को तैयार हैं। हिंदू कम्युनिटी ने पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया। जब हिंदू कम्युनिटी ने पढ़ना लिखना शुरू किया, जब हिंदू कम्युनिटी ने अपनी लॉयल्टी शो की ब्रिटिश की तरफ, तो ब्रिटिश भी उनसे खुश हो गए। इन रिटर्न ब्रिटिश ने अपने ताल्लुकात हिंदू कम्युनिटी से बेहतर करना शुरू कर दिए। मतलब ये हुआ कि जब मिलिट्री में जॉब दी जाती थी तो मुस्लिम्स को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता था। मुस्लिम्स को डिसलॉयल समझा जाता था, मुस्लिम्स को गद्दार समझा जाता था, जबकि उसी जगह हिंदूस को और सिखों को शामिल कर लिया जाता था। जब हिंदूस ने तालीम हासिल करना शुरू की तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रेस भी करेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे, इम्तिहान भी पास करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी, मिलिट्री जॉब्स के अंदर भी हिंदूज ही जाएंगे, और मुस्लिम्स को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी क्योंकि मुसलमानों को गद्दार समझा जा रहा था।
ऐसा क्यों है? आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? हिंदूज भी तो लड़ रहे थे वॉर में, तो मुसलमानों को सिर्फ गद्दार क्यों कहा जा रहा है? जरा जवाब सुनिएगा इसका बहुत गौर से। The Muslims were thought of as traitors, especially because when you see the map of War of Independence 1857, you would notice that most of the areas which were revolting against the British were the Muslim majority areas. क्या कह रहा हूं मैं? कि जब हम मैप उठा के देखते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो उसके अंदर नजर क्या आता है? उसके अंदर नजर ये आता है कि ज्यादातर वो इलाके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे जहां पर मुसलमान तादाद में ज्यादा हुआ करते थे। भाई सिखों ने तो ओपनली सपोर्ट कर दिया था दैट दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड देयर वर सो मेनी हिंदू एरियाज हु वर सपोर्टिंग द British in this war of independence or stayed neutral in this war of independence. So all the blame of the war of independence fell on the Muslim community. तो मुसलमान कम्युनिटी के ताल्लुकात खराब हो गए। अच्छा, साथ ही साथ ना सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के ताल्लुकात खराब हुए, मुसलमानों की अपनी तरफ से भी काफी रिजिडिटी थी। मुस्लिम्स वर वेरी रिजिड। मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही थी? मुस्लिम्स वर वेरी रिजिड। मुस्लिम कम्युनिटी रिजिड कैसे थी? रिजिड इस तरीके से थी दैट मुस्लिम्स वर नॉट अडॉप्टिंग द ब्रिटिश सिस्टम। रिजिड थे, गुस्सा था मुसलमानों को। गुस्सा किस बात का था? भाई मुसलमानों की 300 साल पुरानी लेगेसी खत्म हो गई। बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया, मुल्क से निकाल दिया। जो मुगल थे, जब मुगल्स की लेगेसी खत्म हो गई, तो मुसलमान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो अंग्रेजों को मान ही नहीं रहे थे कि वो उनके नए बादशाह हैं। मुस्लिम्स वर स्टिल इंडल्ज्ड इन देयर डेज ऑफ पास्ट ग्लोरी। अभी तक मुसलमान ये समझ रहे थे कि उनके जो पुराने शान और शौकत के दिन थे वही मुसलमानों को याद आते थे, और ये नए निज़ाम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे मुसलमान। दे वर नॉट learning the English language. They were not getting enrolled into the British education system. तो जाहिर से बात है, जब तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुसलमान हर चीज में पीछे ही रह जाएंगे। यहाँ पर एक स्टेयरकेस डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, द सोसाइटी दैट लुक लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम। तो सोसाइटी किस तरीके से दिखती थी, जरा ये देखिएगा। इट वॉज इन 3 डिफरेंट लेवल्स। एट द टॉप लेवल वर द ब्रिटिश, क्योंकि वो बादशाह हैं इस मुल्क के। एट द सेकेंड लेवल वर द हिंदूज, क्योंकि वो तालीम हासिल कर रहे थे, वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे थे। एंड एट द थर्ड लेवल वर द मुस्लिम्स, और तीसरे लेवल पे, सोसाइटी के तीसरे लेवल पे मुसलमान थे। यूजुअली किताबों में लिखा जाता है दैट मुस्लिम्स बिकेम द सेकेंड क्लास सिटीजन्स इन देयर कंट्री, बट सीइंग दिस डायग्राम आई वुड लाइक टू कॉल देम द थर्ड क्लास सिटीजन्स। यहाँ पर मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन्स बन गए थे। टॉप लेवल होता था गवर्नमेंट का, सेकंड लेवल होता था जो साथ में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, और थर्ड लेवल होता था बिल्कुल ही गरीब लोगों का, ऐसे लोगों का जिनके पास लिटरेसी भी नहीं थी, ऐसे लोगों का जो कि सोशली और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं थे। सो दीज वर द मुस्लिम्स। जैसे जैसे हिंदूज को तालीम मिलती गई, हिंदू कम्युनिटी में आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती गई। ठीक है, ये कोई एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात क्या है कि जिस तरीके से आप तालीम हासिल करोगे तो आपका विजन खुलता है। तो हिंदू कम्युनिटी का एज अ होल जो विजन था, जो उनका होराइजन था, वो मजीद बढ़ता जा रहा था। हिंदू कम्युनिटी ने बाहर के ममालिक को देखना शुरू कर दिया कि बाहर के ममालिक में किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ पॉलिटिक्स की जाती है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हिंदू कम्युनिटी ने समझना शुरू कर दिया। दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस। आहिस्ता आहिस्ता हिंदू कम्युनिटी ने आगे चल के एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट केम इन 1885। और उसी से पहले एक मूवमेंट का जिक्र भी करता हूँ, दैट वाज द मूवमेंट फॉर द चेंज ऑफ लैंग्वेज इन 1863।
पहले 1863 बताता हूँ, फिर आपको 1885 बताता हूँ। मैंने क्या कहा आपको कि हिंदू कम्युनिटी क्या कर रही है, हिंदू कम्युनिटी ने अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट करने के बाद उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ने लिखने के बाद उन्हें बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई, और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बाद जब वो इकोनॉमिकली और सोशली बेहतर होते जा रहे थे, तो इस कम्युनिटी में मजीद डिसिप्लिन आता जा रहा था, और डिसिप्लिन के साथ साथ दे वर नाउ गेटिंग organized. The Hindus started a movement that was known as the movement for the change of language. क्या मतलब हुआ, कौन सी लैंग्वेज चेंज करने की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हिंदी जबान की। हिंदी जबान वो जबान है जो कि आज भी इंडिया में बोली जाती है, आज भी वहाँ की ऑफिशियल, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इज हिंदी। द टॉप मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। और मुसलमानों की जबान क्या हुआ करती थी? मुसलमानों की जबान हुआ करती थी उर्दू। जब अंग्रेजों ने हुकूमत शुरू की, तो एट द टॉप लेवल द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज वाज इंग्लिश। ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों ने अपनी जबान को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। एट द सेकंड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे हैड केप्ट हिंदी, सॉरी, दे हैड केप्ट उर्दू एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब उर्दू कैसे? उर्दू इस तरीके से कि जब मुगल हुकूमत किया करते थे, तो मुगल की जो जबान थी दैट यूज्ड टू बी पर्शियन। पर्शियन यूज्ड टू बी द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल। When the Mughals started to decline, the language had evolved and Urdu became the first official language. Then came East India Company. When East India Company came to India, उन्होंने अंग्रेजी जबान को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, और उर्दू जबान को बना दिया उन्होंने सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। Now the Hindus were disciplined and organized and they were leading a movement कि उर्दू को हटा दिया जाए और उर्दू को रिप्लेस कर दिया जाए हिंदी जबान से। अब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि मुसलमानों को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो मुसलमान इस लेवल पे जा ही नहीं सकता, लेकिन मुसलमान को उर्दू आती है। और अगर मुसलमान को उर्दू आती है, तो एटलीस्ट मुसलमान सेकंड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक तो जा ही सकता है ना। लेकिन अगर हिंदूज की डिमांड पूरी हो जाए और उर्दू की जगह रिप्लेस करके हम हिंदी को लगा देते हैं, तो इट मीन्स दैट मुस्लिम्स वुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो फॉर द सेकेंड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ना तो मुसलमान टॉप लेवल पे जा सकेंगे, ना मुसलमान सेकेंड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक जा सकेंगे। लेकिन मुसलमान अभी भी बेबस थे। हिंदूस तो ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान इस काबिल ही नहीं थे, मुसलमान डिसिप्लिन ही नहीं थे, ऑर्गेनाइज ही नहीं थे कि इस तरीके के मूवमेंट को काउंटर कर सके। हिंदूज एक स्टेप और आगे चले गए। हिंदूज ने अपनी एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बना दी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब नई नई बनी, तो आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसने अनाउंस किया दैट दे वुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से ये लोग लॉयल रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ब्रिटिश के व्यूज इंडियंस को पहुंचाएं और इंडियंस के व्यूज ब्रिटिश को पहुंचाएं। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, कितनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह भी कहा दैट दे वुड रिप्रेजेंट ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया, के हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट भी करेंगे। बहुत ही अच्छी बात लग रही है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी के राइट्स के लिए बात करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप कहेंगे सर ये तो बेहतरीन लोग हैं, जन्नती लोग हैं ये लोग तो, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। Soon it came to be known to everyone that Indian National Congress was a Hindu dominated party and only talked about the rights and interests of Hindu community. बहुत जल्दी ये बात वाज़ेह हो गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कह तो रही है कि वो मुसलमानों के लिए भी बात करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए ही बात करेंगे। कैसे साबित होता है, जरा साबित करके बताते हैं। Soon after its inception, Indian National Congress demanded few things from the British government. उन्होंने कुछ डिमांड्स की। इन डिमांड्स के मुताबिक they supported that Hindi should be made the second official language. इन्होंने डिमांड कर दी कि हिंदी जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए।
साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिमांड कर दी कि आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो जबान भी हिंदी जबान में लिया जाए। थर्डली, इन्होंने ये डिमांड भी कर दी कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सीट्स, जितनी भी सीट्स होंगी इंडिया वालों के लिए in the government administration, in the government offices, in the military services, in the universities, in the colleges, anywhere, जितनी भी सीट्स होंगी, these should be according to population ratio। जरा एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही है हिंदी शुड बिकम द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड उर्दू शुड बी रिप्लेस्ड। अभी तो पढ़े थोड़ी देर पहले, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनके कहने से फर्क ये पड़ता है कि एक ऐसी पार्टी जो कि कहती है, जो कि क्लेम करती है दैट दे वुड रिप्रेजेंट ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया, वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बात कर रही है। व्हाई डिड नॉट दे थिंक अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी? उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि उर्दू जबान को भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज रहना चाहिए? वो क्यों हिंदी के लिए बात कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम हिंदी में होना चाहिए? भाई अगर एग्जाम हिंदी जबान में होगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदी जबान नहीं आती, वो एग्जाम देने के लिए ही जब क्वालिफाई नहीं करेगा तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकेगा? आपने तो उसका रास्ता ही रोक दिया। थर्डली, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा होगा तादाद में, उसे मिलिट्री में भी ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, उसे गवर्नमेंट जॉब्स भी ज्यादा मिलेंगी, उसे यूनिवर्सिटीज में भी ज्यादा चांसेस मिलेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में कौन है सबसे ज्यादा? कौन था सबसे ज्यादा और कौन है सबसे ज्यादा? द हिंदू कम्युनिटी। सो इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट द हिंदूज वर ओनली टॉकिंग अबाउट देयर ओन राइट्स एंड इंटरेस्ट। These were the reasons which motivated Sir Syed Ahmad Khan to bring about social and political reforms for the Muslims of India। यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान ने ये रियलाइज किया that there is a need to bring about social and political reforms for the Muslims of India। That is why we call Sir Syed Ahmad Khan the socio-political reformer who reawakened the Muslims of India। Is it clear to everyone? Click on the tick mark, those who have understood. I've got the response of Abdullah, Mashal, Umar, Mamiza, Umar Iqbal and Ehsan। आप लोग भी बता दें। Umar Iqbal and Ehsan, I want to see your response। Okay, got it। Thank you। तो अगर मैं इस चीज का आपसे सवाल पूछूंगा तो मैं सवाल कैसे पूछूंगा? ये सवाल आप लोग लिख लीजिए। मुझे आप लोग ये सवाल सॉल्व करके इसका मुझे व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन why Sir Syed Ahmad Khan tried to improve the socio-political status of Muslims after 1858। 7 मार्क्स का है, ठीक है। आपको इसमें वो सारे मसाइल का जिक्र करना होगा 1858 के बाद से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान को ये मोटिवेशन मिली। उन्होंने रियलाइज किया कि मुसलमान इतने ज़्यादा पस्ती में डूबे हुए हैं कि मुसलमानों को निकालना है, मुसलमानों को बेहतर करना है। तो ये सारे रीजंस आपको लिखने होंगे, ठीक है। कल की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ सर सैयद अहमद खान और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस ये 2 क्लासेस का ही चैप्टर है, ठीक है। तीसरी बात ये कि
आपका टेस्ट होगा, द टेस्ट फॉर द चैप्टर ऑफ टोपोग्राफी। सही है, तो इसकी तैयारी आप लोग करते रहें। इसी वीक होगा, पॉसिबली ऑन सैटरडे हो जाएगा आपका टेस्ट, तो उसकी तैयारी अच्छी तरीके से आप लोग कर लें। जितनी भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उन्हें आप सुन लें और पीडीएफ से गो थ्रू कर लें। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द पास्ट पेपर और यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द बुक। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।